अगर आपको वेव ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होता है या फिर एनसीईआरटी बुक 2 यानी क्लास 12 के सेकंड बुक के किसी भी चैप्टर में परेशानी होती है या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स और इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे, जिसका यूज़ आगे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट और मॉडर्न फिजिक्स का जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, हुआ कैसे। ये जो लड़ाइयाँ चली कॉन्सेप्ट्स की कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, हमारा जो बॉडी है वो पार्टिकल है कि वेव है, वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ पे जाकर के ख़त्म हुआ, हम लोग इसको समझने पे जोर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या है। लाइट जो है डिफाइन करना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप लोग डेफिनेशंस देखे भी होंगे, हालांकि ये चीज़ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए पता होना चाहिए कि लाइट फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, या और भी जो ऑप्टिक्स का फेनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, लाइट का मैटर्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, ये सब समझने को हम लोग ऑप्टिक्स या लाइट बोलते हैं। अब सवाल उठता है, ये जो लाइट है, ये लाइट क्या है? क्या ये पार्टिकल है कि क्या ये वेव है? जैसे हमारा बॉडी पार्टिकल है, कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे पार्टिकल माने जाते हैं, वेव नहीं माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज़ पार्टिकल है कि वेव है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड करने का एक बेसिक पैरामीटर जो हम लोगों को मालूम है वो ये है कि वेव डिफ्रैक्शन शो करता है और पार्टिकल डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है। आपको याद होगा जब आप छोटे क्लासेस में साइंस पढ़ रहे थे तभी आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा जिसमें कार्डबोर्ड में होल करके उसके थ्रू लाइट पास करा करके ये समझाया गया होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो कि उस समय के लिए सही था। बट अब अगर आप बात करें तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली गलती होती है ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में, यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। लेकिन हमने तो उस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि लाइट तो हमारा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। तो फिर हम लोग ये नई बात कहाँ से आ गई कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। चलिए इसको समझने के लिए एक और प्रोमिनेंट वेव है उसके बारे में बात करते हैं। एक और प्रोमिनेंट वेव है हमारा आवाज़ यानी साउंड। साउंड वेव डिफ्रैक्ट करता है और इजीली डिफ्रैक्ट करता है, और इसको हम लोग हर जगह विजिबली महसूस कर पाते हैं कि ये डिफ्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं अपने माइक और अपने मुंह के बीच में अगर एक हाथ भी रख लूं तभी भी आपको आवाज़ जो है चला जाएगा। या फिर आप किसी कमरे में बात कर रहे हैं और आप थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, कमरा किसी भी तरीके से आप बंद किए होंगे, अगर आपने एयर टाइट नहीं किया है तो आवाज़ किसी ना किसी फॉर्म में वो लीक कर ही जाता है, बाहर चला जाता है। जबकि अगर कोई लाइट सोर्स आप जलाते हैं और वो लाइट सोर्स को उसके सामने अगर आप हाथ रख देते हैं तो लाइट जो है बेंड करके इधर नहीं निकलता, लाइट को कंप्लीटली आप रोक लेते हैं। तो लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि ये डिफ्रैक्ट नहीं किया है, ये मुड़ नहीं पाया, इसलिए लाइट क्या है? लाइट हमारा पार्टिकल माना जाता है, जबकि साउंड क्या है? वेव है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बारे में थ्योरीज जो निकल के धीरे धीरे आई वो कैसे सीक्वेंस में है हम लोग वो समझेंगे। सबसे पहले किसने अपना कॉन्सेप्ट दिया? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा दिया था वो था न्यूटन साहब ने, वो था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन लाइट को पार्टिकल मानते थे। उसके बाद जो दूसरी थियरी है वेव थियरी, वो थियरी है हमारी हाइगन की। हाइगन लाइट को वेव माने थे और कंप्लीटली वेव माने थे, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तीसरी जो थियरी है, इसमें बेसिकली दो थियरीज हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और चौथा क्वांटम थियरी। क्वांटम थियरी को क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी भी बोलते हैं, QED भी बोलते हैं। तो ये क्वांटम थ्योरी है जो अभी लेटेस्ट है, मतलब अभी यही चल रहा है। इसके पहले मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल हुई, एक्सेप्ट किया गया, उसको माना गया। थ्योरीज ऑफ लाइट समझना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि लाइट एग्जैक्टली क्या है ये समझना आपको ज़रूरी है अगर आप लाइट पढ़ रहे हैं तो। और ये पार्टिकल से बना है, वेव से बना है। तो अगर पार्टिकल या वेव किसी भी चीज़ से बना हो तो ये ट्रैवल कैसे कर रहा है? क्योंकि वेव का ट्रैवल करने का तरीका कुछ और होता है और पार्टिकल के ट्रैवल करने का तरीका कुछ और होता है, तो इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए।
तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी थी। न्यूटन की थ्योरी क्या है? वो है न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट जो है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे महीन पार्टिकल्स हैं जो विजिबल नहीं है आपको, क्योंकि लाइट हम लोग को दिखता नहीं है, तो वो न्यूटन के समय भी नहीं दिखता होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि उस समय ये विजिबल होगा। तो वो उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि लाइट बहुत टाइनी पार्टिकल्स है। न्यूटन का प्रिंसिपिया था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट ये भी था कि इन्होंने लाइट को क्या माना, पार्टिकल मान लिया कि लाइट बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है। और टाइनी पार्टिकल्स जो है ये कहाँ से निकलता है? तो किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे हमारा बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, वैसा सोर्स जिससे लाइट निकल रहा है, तो उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये टाइनी पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलते हैं। और ये अगर टाइनी पार्टिकल्स हमारे रेटिना को हिट करता है जाकर के, तो सेंसेशन ऑफ विजन देता है, यानी कि हम लोग को कोई चीज दिखता है। अब कलर्स का एक्सप्लेनेशन न्यूटन से पूछा गया या फिर उन्होंने खुद महसूस किया कि लोग पूछेंगे, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया कि जो साइज ऑफ कॉर्पुस्कल्स है वो वेरियस कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर हमारे पास स्मॉलर कॉर्पुस्कल्स होगा तो वॉयलेट या ब्लू लाइट की तरफ होगा, और लार्जर कॉर्पुस्कल्स होगा तो रेड लाइट की तरफ होगा। ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट था। न्यूटन ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों दिए? क्योंकि वो लाइट को बेंड करते नहीं देख पा रहे थे। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो सकता है कि लाइट को बेंड करते हुए नहीं देख पा रहे थे, और दूसरा ये भी बात है कि न्यूटन जो थे वो मैकेनिक्स के किंग थे। तो मैकेनिक्स के किंग थे, उनकी सत्ता थी, एक छत्र। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपना दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे कुछ चीजें प्रूफ भी हो गई, लेकिन कुछ चीजें फंस भी गई। इसलिए इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया गया। वो बाद में चैलेंज किया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके इस थ्योरी से हम लोग को फायदा क्या क्या हुआ, क्योंकि अगर कोई फायदा ही नहीं होता तो हम लोग इस थ्योरी को मानते ही नहीं, हम लोग इसको सीधे डे वन में डिसरिगार्ड कर देते। तो इन्होंने अपने थ्योरी से रिफ्लेक्शन को बड़े आसानी से प्रूफ कर लिया कि रिफ्लेक्शन जो है पार्टिकल नेचर अगर होगा तो हम लोग मान लेंगे। हाँ, और जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, जबकि वेव जो है बेंड करता है। अगर उसके सामने ऑब्स्टेकल आएगा तो वेव बेंड करके चला जाएगा। तो रिफ्लेक्शन उन्होंने प्रूफ कर लिया। और आप लोग रिफ्लेक्शन का एक लॉ पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि ऑप्टिक्स का लॉ है, बेसिकली ये लॉ मैकेनिक्स का है, क्योंकि आप इलास्टिक कॉलिजन में पढ़े होंगे। और न्यूटन ऑफ कोर्स कॉर्पुस्कल्स को उन्होंने इलास्टिक पार्टिकल ही माना था। तो इलास्टिक पार्टिकल जितने एंगल पे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, उतने ही एंगल से वहां से वो निकलता भी है, भागता भी है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सरफेस है, इस पे जितने एंगल पे कोई पार्टिकल हिट करेगा, एंगल इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, उतने ही एंगल पे, जैसे इसको थीटा लेते हैं तो थीटा से ये रिकवर करेगा। ये इलास्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। चूंकि इलास्टिक पार्टिकल की ये वैलिड है, मैकेनिक्स के लिए वैलिड है, वही कॉन्सेप्ट न्यूटन ने यहाँ पे ऑप्टिक्स में भी लगा लिया। और इस फेनोमेना को हम लोग ऑब्जर्व भी कर पा रहे थे, इसलिए ये प्रूव हो गया, रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। उसी तरीके से न्यूटन जो थे उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर लिया। उन्होंने कहा कि कॉर्पुसल्स जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये अपना बेंडिंग शो करता है। हालांकि यहाँ पे सही डायग्राम शो किया हुआ है, लेकिन न्यूटन के हिसाब से ये डायग्राम गलत था, उनसे ये गलती हो गई थी कि उन्होंने क्या कहा था कि यहां लिखा हुआ है मूव्स फास्टर। जो कॉर्पुस्कल्स है वो डेंसर मीडियम में फास्टर चलेगा। फास्टर चलेगा इसलिए क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाता है डेंसर मीडियम के तरफ। जो पार्टिकल्स है, कॉर्पुसल्स है, वो डेंसर मीडियम में फास्टर चलेगा, और फास्टर चलने की वजह से क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड ना करके नॉर्मल से दूर भागेगा डेंसर मीडियम में। ये उनका कॉन्सेप्ट गलत था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आसानी से पता चल जा रहा था कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन उनको चैलेंज कर पाना उस समय बड़ा मुश्किल था, क्योंकि न्यूटन के थियरीज उस समय तक लगभग हर चैप्टर में उनकी थियरीज जो है बड़ा वाइडली एक्सेप्टेड है। आप हीट पढ़ेंगे तो हीट में भी आपने पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है, मैथमेटिक्स तक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तक, सब जगह उनका लॉज है। तो उनको कौन ही चैलेंज कर सकता था उस समय तक। तब तक हम लोग फिलहाल इस बात को देखते हुए भी हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए। जो साइंटिस्ट उस समय के थे तत्कालीन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटेम्परेरी जो साइंटिस्ट थे, लेकिन ये थ्योरीज कुछ चीजों में फंस रही थी, और इस वजह से हम लोग इसको चैलेंज करने वाले थे आगे। और हमने आगे इसको कैसे चैलेंज किया, ये जो कॉर्पुस्कुलर मॉडल है ये इंटरफेरेंस
डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन जो थ्योरीज है इसको प्रूव नहीं कर पा रहा था। ये तीन थ्योरीज लेटर थ्योरीज है उस समय तक जब न्यूटन ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे या कॉन्सेप्ट्स दे रहे थे, उस समय तक ये उतना पता नहीं था। तो इसलिए इनका ये पार्टिकल मॉडल निकल लिया, आराम से निकल लिया कि हाँ चलो सही है, ठीक है, मॉडल सही है। लेकिन जैसे ही ये थ्योरी सामने आई तो ये पार्टिकल नेचर इन सबको प्रूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन सब के लिए वेव नेचर चाहिए। तो वेव नेचर चाहिए तो वो तो था, उन्होंने बताया नहीं था, तो ये प्रूव नहीं हो पा रहा। तो ये इसके डिमेरिट्स में चला जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिमेरिट्स ऑफ न्यूटन्स मॉडल क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये प्रूव नहीं कर पा रहा है। ये सब क्या होता है हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। बाद में ये भी पता चल गया कि लाइट जो है ट्रैवल करता है धीमे धीमे स्लोअर स्पीड से डेंसर मीडियम में, जो कि इन्होंने गलत बताया था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि एक सवाल शुरू में ही हमने किया था कि लाइट डिफ्रैक्ट नहीं करता है, तो अगर लाइट डिफ्रैक्ट नहीं करता है तो वेव कैसे मानेंगे, क्योंकि वेव होने का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि वेव डिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा। तो इसको समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है, चलिए हम लोग इससे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट हर्डल रेसिंग है। अब एडल्ट हर्डल रेसिंग है, ये लोग अपने रेस में दौड़ेंगे, इनमें से कोई एक जीतेगा और उसको जो है अवार्ड दिया जाएगा। एक दूसरा हर्डल रेस आप देखिए, इसमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी हर्डल रेस है और इनमें से भी कोई एक जीतेगा तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इनके हर्डल का साइज देखिए आप, और एडल्ट्स जो हैं उनके हर्डल का आप साइज देखिए, दोनों का साइज डिफरेंट है। इनके हर्डल का साइज डिफरेंट है और इनके हर्डल का साइज डिफरेंट है। तो हम लोग जो ये सोचते हैं कि लाइट अगर हाथ पे अगर आप लेजर जलाते हैं तो ये बेंड करके इधर से नहीं निकलता है, इसलिए आप ये मान लेते हैं कि लाइट जो हमारा है वो वेव है ही नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है, मिक्स मैच है, इसको हम लोग समझते हैं। यही छोटी छोटी चीजें जब आप समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो इसको रट के हम एग्जाम में लिख देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, अगर आप वेवलेंथ ऑफ साउंड का बात करेंगे, साउंड का वेवलेंथ का बात करेंगे, वेवलेंथ ऑफ साउंड का बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर्स टू मीटर्स के ऑर्डर में होता है। इसका वेवलेंथ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स में होता है। जबकि आप अगर बात करें लाइट का, तो लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर्स में होता है। आपको ये नैनो का वैल्यू पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा काम का है आपके। ये होता है 10⁻⁹ मीटर्स। और ये सेंटी को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो मीटर्स तो सीधा मीटर्स है, अगर सेंटी भी लेते हैं तब भी कितना होता है 10⁻⁻² मीटर। अब जरा इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है 10⁻² मीटर, 10⁻⁹ मीटर, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा छोटा है और ये क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है। ये तो वही बात हो गई कि अगर इनके रेस में अगर इन बच्चों को दौड़ा दिया जाए तो ये बच्चे जंप नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा लाइट, ये हमारा लाइट है। लाइट जो है उसका वेवलेंथ नैनोमीटर्स में होता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि लाइट का जो पांव है काफी छोटा है। तो अगर उसको हर्डल रेस में आप दौड़ाएंगे तो वो जंप नहीं कर पाएगा। अगर इस बड़े वाले हर्डल्स के थ्रू आप इसको दौड़ाएंगे, हो सकता है वो नीचे से निकल जाए, वो नहीं दौड़ पाएगा। खैर यहां पे लाइट के केस में नीचे से नहीं निकलेगा, लेकिन इस केस में जो है बच्चे को अपने ही जैसा ऑब्स्टेकल चाहिए। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, तो उसमें पता किया गया कि अगर लाइट को माइनर होल से, एकदम पीपिंग होल, महीन होल से पास किया जाता है तो लाइट भी बेंड करता है, वो भी डिफ्रैक्शन शो करता है। लाइट को आपने सही ऑब्स्टेकल ही नहीं दिया। ये हमारा लाइट है, इसको आपने ये ऑब्स्टेकल दे दिया और फिर आप कह रहे हैं कि ये जंप ही नहीं कर पा रहा है। अरे कहां से जंप करेगा, उसके बराबर का ही नहीं, ये उससे बहुत बड़ा है। साउंड का चूंकि वेवलेंथ ज्यादा है, तो साउंड का वेवलेंथ ज्यादा है तो ये बड़े हर्डल्स के थ्रू डिफ्रैक्ट कर सकता है, जबकि लाइट जिसका साइज काफी कम है, जिसका वेवलेंथ काफी कम है, तो ये बड़े हर्डल्स के थ्रू नहीं गो थ्रू कर सकता है। इसको आप इसके जैसा ऑब्स्टेकल देंगे तो काम हो पाएगा। अब इसका ऑब्स्टेकल साइज क्या होगा, इंटर एटॉमिक प्लेन्स आपका होगा। अगर मान लीजिए हमारे आई लैसेस हैं,
अगर आप कभी भी ऐसे ही कहीं बैठे हो तो आप आंख मीच करके किसी लाइट सोर्स को देखिए, आपको डार्क एंड, अभी भी आप बैठे हैं स्क्रीन के सामने में, आप ये करके देख सकते हैं, अगर आप आंख मीच लेंगे ऐसे करके और सामने देखने की कोशिश करेंगे तो आपको काला काला धारी दिखाई पड़ेगा। आपके आई लैसेस तो ऐसे हैं बट आपको धारी ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगा। और ये धारी क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि वहां डिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट बेंड कर रहा है, जो कि इसके पहले तक हम लोग क्या मान रहे थे न्यूटन के समय तक कि लाइट बेंड नहीं करता है, लेकिन गलती क्या मालूम चली कि लाइट एक्चुअली में बेंड करता है, लेकिन उसको उसके जैसा ऑब्स्टेकल तो दो। उस छोटे बच्चे को उस बड़े रेस में क्यों दौड़ा रहे हैं? उसका वेवलेंथ कम है तो उसको उसके जैसा ऑब्स्टेकल दो। तो अगर आप छोटे छोटे होल्स के थ्रू, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूमरस जिसमें आप कर सकते हैं कि लेजर जो है अगर किसी ब्लेड, दो ब्लेड के सेट्स के थ्रू पास कराएंगे तो वहां पे एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है आपको मालूम पड़ेगा, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। तो लाइट भी जो है बेंड करता है। यानी अब ये तो क्लियर हो गया कि न्यूटन की थ्योरी 2-3 वजहों से गलत मान ली गई। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब आप समझ में आ चुका था कि लाइट क्यों बेंड नहीं कर रहा था, अब क्यों बेंड कर रहा है। तो हम लोग की जरूरत पड़ी कि अब हम लोग को एक नया थ्योरी समझ में आ जाना चाहिए, जो कि था हमारा वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी को सबसे पहले, सबसे सिग्निफिकेंटली किसने दिया था? वो दिया था हाइगन ने। लेकिन चलिए, वाह, हाइगन ने बहुत अच्छी थ्योरी दी, लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर जरा ध्यान दिया जाए। हाइगन ने कहा कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल। और ये दो छोटे छोटे लाइन है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? आप हमारे साथ जवाब दीजिए और देखिए आपका जवाब सही होता है कि नहीं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जो कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफैक्शन से चलता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफैक्शन से चल रहा है। जैसे हमारा साउंड है, अगर आप ड्रम बजाते हैं या आप ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कराते हैं, तो ट्यूनिंग फॉक ऐसे से वाइब्रेट करता है तो बगल के पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है, फिर बैक हो जाता है, कंप्रेस करता है, बैक होता है, कंप्रेस करता है। हमारा वोकल कॉर्ड ये क्या कर रहा है? कंप्रेशन एंड रेयरिफैक्शन क्रिएट कर रहा है, इससे सामने की तरफ में लॉन्गिट्यूडनल वेव चलता है। तो ये कंप्रेशन और रेयरिफैक्शन से चलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इसका एक दूसरा वेव भी होता है, वो होता है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग ट्रांसवर्स वेव की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? हाइगन ने कहा कि लाइट जो है हमारा वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन और रेयरिफैक्शन से चलता है। वाह, बहुत सुंदर बात है। लेकिन दूसरा बात उन्होंने कहा, अब ये सही है कि गलत है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उन्होंने कहा मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? क्या सेंस हो गया? दो छोटे वर्ड्स है लेकिन उसका सेंस बहुत गंभीर है, उसको समझना चाहिए। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसको मीडियम चाहिए चलने के लिए। वाह, लाइट को मीडियम चाहिए। हम लोग अभी जानते हैं कि स्पेस में वैक्यूम है, तो लाइट सन से अर्थ तक आया कैसे? अगर मीडियम चाहिए तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये तो थ्योरी ऐसे ही देखने में लग रहा है कि पहला 2 वर्ड ही इन्होंने गलत कह दिया, तो इनका थ्योरी तो बिल्कुल ही बेकार है। इनकी थ्योरी को ले जाकर के कहीं डस्टबिन में डाल देना चाहिए। लेकिन क्वाइट नेचुरल है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिली होंगी। हाँ, कुछ कमियां जरूर मिली हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली हैं। तो उन्होंने जो कुछ लॉजिक्स दिया है उसको देखते हैं। पहले उन्होंने कहा लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्रेशन रेयर, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, वो ऐसे ऐसे चलता है, जैसे स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट कराते हैं वैसे चलता है, वो ट्रांसवर्स है। वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा? मैकेनिकल है, उसको मीडियम चाहिए, ये भी गलत। अब किसी ने पूछा होगा कि भाई साहब आप मैकेनिकल तो बोल दिए हैं, तो बताइए तो सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है? वाह, इसका भी जवाब उनके पास तैयार था। क्या था? कि उसके पास में, दोनों के पास वैक्यूम नहीं है, एक मटेरियल मीडियम है जिसको उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनोफेरस ईथर। वो एथर मौजूद है और उस एथर के थ्रू, यानी हम लोग जहां भी हैं, हम लोग एथर इनहेल कर रहे हैं, एथर बाहर निकाल रहे हैं, हम लोग एथर में डूबे हुए हैं और इसके थ्रू लाइट चल रहा है। उनके हिसाब से ऐसा कॉन्सेप्ट था। यानी ये 3 कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट, तीनों गलत, लेकिन फिर भी इसको क्यों पढ़ते हैं उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जैसे पानी पे पत्थर फेंक देने से जो वेव्स चलता है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार, वो वाला कंकड़ मारने से, जो पानी मारने से जो वेव्स क्रिएट होता है, वो वेव्स जो है हमारा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लाइट ऐसे चलता है, उनका मानना था। अब ये ऐसे चलता है कि नहीं चलता है, ये भी आगे समझने की चीज़ है। तो ये इनकी थ्योरीज थी। अब आप कहेंगे सर सब तो गलत ही है, लॉन्गिट्यूडनल गलत है, बिल्कुल गलत है, मैकेनिकल गलत है, बिल्कुल गलत है, ल्यूमिनोफेरस एथर बिल्कुल गलत है। ये माइकलसन मोरले ने बाद में एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, रिपल्स के फॉर्म में चलता है, ये कंप्लीटली गलत नहीं है। चलिए देखते हैं। लेकिन अब ये गलत चीज पढ़ के ये कुछ अच्छा किया भी होगा क्या? सारा चीज तो गलत ही है। देखिए क्या किया अच्छा, मेरिट्स ऑफ दिस थियरी, ये थियरी रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, ये थियरी रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, ये थियरी रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया,
ये थियरी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी प्रूव कर दिया, पहले तो रेक्टिलिनियर ही मानते थे ना, और डिफ्रैक्शन भी प्रूव कर रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन इसलिए प्रूव कर पा रहा है क्योंकि वेव तो बेंड करता है, और अभी हमने बताया कि वेवलेंथ कम है तो उसको छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स दीजिए तो हम लोग छोटे ऑब्स्टेकल्स के थ्रू में लाइट पास कर जाएगा। लेटर डेवलपमेंट्स में इसने थोड़ा सा दूसरे साइंटिस्ट लोग ने काम किया, फ्रेनेल ने, ये फ्रेनेल है, फ्रेनेल साहब हैं और ये यंग साहब हैं, फ्रेनेल साहब और यंग साहब ने मिल करके बाद में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया और पोलराइजेशन का बीजारोपण भी कर दिया। तो इस तरीके से इनकी थ्योरीज कुछ कॉन्सेप्ट दे रही थी। अगर आप हमसे पूछिए कि सर गलत, इतना सारा चीज गलत फिर भी सही कैसे बता पा रहा है, इन्होंने एक बात बड़ा अच्छा बोला था कि लाइट इज अ वेव। सब गलत था लेकिन वेव तो बोल दिया था ना, और लाइट वेव तो है ही। अब पार्टिकल है कि नहीं वो तो आगे समझेंगे, लेकिन वेव तो है, तो वेव चूंकि बोल दिया था इसलिए सारी चीजें प्रूव हो जा रही थी। कहानी में जब आगे समझते हैं तो हाइगन की डिमेरिट क्या है, उन्होंने कहा लॉन्गिट्यूडनल है, जो कि बिल्कुल नहीं है, ये ट्रांसवर्स है। उन्होंने कहा मैकेनिकल है, मीडियम चाहिए, मीडियम बिल्कुल नहीं चाहिए। किसने किया था? माइकलसन मॉडले ने बाद में बता दिया कि ऐसा मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिया। और ये एक जगह और फंस रहा था। अब जब वेव बोल देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे, चलो मेरा काम हो गया, तब आपका एक प्रॉब्लम फंसेगा कि जैसे ही आप वेव बोलेंगे तो जो पार्टिकल नेचर का सबसे बड़ा टेस्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां ये फंस गया, क्योंकि आपने क्या कहा है? वेव। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या चाहिए? उसको चाहिए पार्टिकल नेचर। आपने पार्टिकल नेचर माना नहीं, वेव मान लिया। वेव मान लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो गया। आप इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, तो डिमेरिट्स क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल है नहीं, मैकेनिकल है नहीं, और फोटो एथर नाम का कोई चीज मौजूद नहीं है, ये भी एक डिमेरिट है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको पार्टिकल नेचर चाहिए। तो यहां अब हमारे हाइगन जो है फंस गए। तो यानी जरूरत पड़ी कि चलो कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग को यहां अब सीखना चाहिए। लेकिन इनके थ्योरी देने के बाद फ्रेनेल और यंग ने कुछ इंप्रूवमेंट किया, और उसके इंप्रूवमेंट की वजह से फ्रेनेल ने सजेस्ट कर दिया कि चलो ये जो बोल रहे हैं ना कि लॉन्गिट्यूडनल है, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि नहीं ये ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स मैकेनिकल मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग। तो चलो कुछ तो ठीक हो जाएगा ना, तो वही कुछ ठीक हो गया तो इतना सारा चीज प्रूव हो गया। ठीक है, सो वो थ्योरी जो है मॉडिफाइड हो गया और ट्रांसवर्स वेव मॉडल मान लिया गया। हाइगन के थ्योरी को ही अमेंड कर दिया गया, चीजें ऐड हो गई। यहां पे क्या ऐड हो गया? ट्रांसवर्स वेव मॉडल ऐड हो गया। लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहा था। फिर एक साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, और मैक्सवेल अपने आप में एक बहुत बड़े और ग्रेट साइंटिस्ट हैं। जो रुतबा न्यूटन का मैकेनिक्स में है, वही रुतबा मैक्सवेल का इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। मैक्सवेल ने क्या कहा, कितनी सरप्राइजिंग बात है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और आप भी अमेज्ड हो जाएंगे कि मैक्सवेल ने आखिर कहा क्या था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या कहा? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने क्या कहा? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने क्या कहा? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जरा ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे पहले बुक में, यानी फर्स्ट जो 12th के पहले बुक में शुरू का सिलेबस, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पूरा फर्स्ट हाफ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। फिर सेकंड हाफ हम लोग मैग्नेटिक्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म, और फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर देते हैं। बहुत सुंदर। पहले हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया, यानी दोनों कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वही मैग्नेटिज्म है। एक हद तक ठीक था। मैक्सवेल ने क्या कह दिया कि लाइट जो है, वो लाइट जो कि सेकंड बुक का एक कॉन्सेप्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, लाइट कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको उन्होंने कहा क्या? वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी मैग्नेटिज्म है, और वो वेव भी है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो अलग अलग है फिजिक्स में। लाइट एक अलग एंटिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये मैग्नेटिज्म भी है, और ये वेव तो है ही। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कहा। और सोचिए जरा सा कितना सरप्राइजिंग है ये बात कि अगर अलग अलग 4 कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, सबको मिला के कोई कह दे कि सब मिला के एक ही चीज है, आप सबको अलग मान रहे हैं बिना मतलब का। यूनिफाइड थ्योरी, ये यूनिफाइड थ्योरी इन्होंने दिया, और ये मार्वेलस जीत थी इनकी। हम लोग ऐसा कुछ बोले तो हम लोग को बहुत गट्स चाहिए।
इन्होंने कहा, और ये जो कहा ये आज भी कंप्लीटली सही है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, भले ही कितना मॉडल अमेंड हो गया है, लेकिन ये मॉडल हम लोग अभी भी यूज करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि लाइट ट्रांसवर्स है, जैसा कि ट्रांसवर्स वेव आप देख पा रहे हैं, ये ट्रांसवर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दो एक्सिस पे वाइब्रेट करता है। यानी अगर एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, और तीसरा एक्सिस ये है, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस है, तो इस एक्सिस में एक वाइब्रेशन है और इस एक्सिस में दूसरा वाइब्रेशन है, और एक एक्सिस में प्रोपगेशन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, हम आपको एक दूसरे डायग्राम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस एक्सिस पे, और प्रोपगेशन किधर है, प्रोपगेशन हमारा सामने है। ये वाइब्रेशन वाई एक्सिस में है, ये ग्रीन वाला वाइब्रेशन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन जेड एक्सिस पे है, और प्रोपगेशन किधर है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये मैक्सवेल ने कहा, और मैक्सवेल ने, मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं कि बहुत सही कहा था, और ये बहुत सही कहने की वजह से चीजें कितनी क्लियर हो गई वो समझिए। मैक्सवेल की थ्योरी से आपको क्या क्या पता चला। उन्होंने कुछ और कहा था, वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होता है। इसी से इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट दिया, c = 1/μ एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म जानते हैं तो आप बिल्कुल जानते होंगे। और इसका वैल्यू जब उन्होंने डाल के कैलकुलेट किया, तो हम लोग बोलते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू का बात करेंगे तो 299795683 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसी दो कांस्टेंट को डाल के लाया गया है। तो हम लोग इतने दिन से जो स्पीड ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, वो बेसिकली इसी से निकाला हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटर रिलेटेड है ऑप्टिक्स के साथ, तो इससे स्पीड ऑफ लाइट निकला। और ये जो थ्योरी है, ये रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, वो तो न्यूटन ने भी किया था, हाइगन ने भी किया था। ये रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया, ये भी दोनों ने किया था। इंटरफेरेंस बाद में प्रूव हुआ था हाइगन में, डिफ्रैक्शन बाद में प्रूव हुआ था, और पोलराइजेशन एक्चुअली ट्रांसवर्स नेचर की जरूरत है उसमें। तो हाइगन के मॉडल में ट्रांसवर्स नेचर नहीं आ रहा था, इसलिए वो पोलराइजेशन प्रूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहां पे हमारे मैक्सवेल ने पोलराइजेशन भी प्रूव कर दिया। और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करके एक फ्रेमवर्क के अंदर लाके डाल दिया कि सब एक है भाई साहब, कुछ अलग अलग नहीं है, इसको अलग अलग समझ रहे हो बिना मतलब का, ठीक है। और आप सोचिए, शुरू से ही जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग रखते हैं, फिर करंट अलग रखते हैं, फिर ऑस्टर्ड साहब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना करंट कैरिंग वायर के पास में जब मैग्नेट लाओगे तो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। कहीं ना कहीं करंट और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन है, और इसका सिरम और चरम पिनैकल कहें तो पिनैकल थे मैक्सवेल, वो सबको मिक्स कर दिया। इसलिए हमने कहा कि जिस तरीके से न्यूटन मैकेनिक्स में थे, वैसे मैक्सवेल हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स में थे, ठीक है। तो ये सारा इनका मेरिट्स था। इनके डिमेरिट्स भी हुए। अब डिमेरिट्स क्या हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस एक डिमेरिट मेनली, वो भी क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर स्टार्ट किया न्यूटन का, उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स। फिर हमने हाइगन वाला थ्योरी, तो हाइगन की थ्योरी तो कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल गलत, मैकेनिकल गलत, सब चीज़ गलत ही गलत था उसमें, एथर का कॉन्सेप्ट गलत था। फिर हमने वेव नेचर माना, तो उसमें यहाँ पे ये वेव नेचर में बस एक मेजर ये भी है, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका चैप्टर का वीडियोस आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये प्रूव नहीं कर पा रहा था, ये बस यही इसकी एक डिमेरिट थी। और इस डिमेरिट के बाद हमने मॉडल बदलना तो चाहा लेकिन बदल नहीं पाए, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। दो साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन, मेजरली कंट्रीब्यूट किए, और उन्होंने एक थ्योरी दिया, वो था हमारा जिसको हम लोग QED बोल रहे हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, QED थ्योरी। ये जो रिसेंट थ्योरी है, इन्होंने इसको, और इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बहुत सारी बातें लिखी हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो बेसिकली पार्टिकल नेचर मानने वाले और वेव नेचर मानने वाले दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया कि भैया दोनों बात मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चलो पार्टिकल भी मान लेते हैं समटाइम्स वेव भी मान लेते हैं।
तो ये पार्टिकल और वेव दोनों ऐसा कर लें क्या? तो यही चैप्टर आप लोग अगला चैप्टर जो पढ़ते हैं ये कितना इंटर रिलेटेड है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन एंड मैटर, अभी रेडिएशन तक तो ठीक था, मैटर कहां से आ गया, इसका जवाब हम लोग आगे पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए रेडिएशन का तो डुअल नेचर मान लिए ना कम से कम, कि हाँ लाइट डुअल नेचर का है, तो ये मान लिए, ठीक है। और इसको मानने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रूव हो गया, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी तो सारा कुछ प्रूव कर ही रहा था, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच रहा था, उसको भी आप डुअल नेचर मान लेंगे तो पार्टिकल मान के इसको भी प्रूव कर लेंगे, कॉप्टन इफेक्ट भी प्रूव कर लेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी सब प्रूव कर लेंगे, और इस तरीके से लगभग सारा चीज जो है हमारा उस समय प्रूव हो गया, ठीक है। और हमारा कंक्लूजन भी है। मॉडर्न व्यू क्या है जो अभी हम लोग के रिसेंट टाइम्स में मॉडर्न व्यू में है, टुडे वी एक्सेप्ट दैट लाइट बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, वही चीज जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब बात यहीं तक नहीं रुकी, जब बात यहां तक गई है तो बात और आगे तक भी जाएगी। लाइट क्या है? पार्टिकल है एज वेल एज वेव है। किसी के दिमाग में एक कीड़ा काटा कि जब लाइट जो कि वेव दिखता है वो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो वेव हो सकता है कि नहीं? और ये कीड़ा किसके दिमाग में काटा? हाँ बिल्कुल सही, आप सही देख रहे हैं, ये है डेविसन जर्मर। हमारे ये डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। डेविसन जर्मर के दिमाग में ये कीड़ा काटा कि भाई हम लोग चलो देखते हैं कि क्या हमारा इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर का है। जो कि लाइट वेव था उसको पार्टिकल साबित कर दिए, कॉम्प्रोमाइज करा दिए, तो चलो इसको भी कॉम्प्रोमाइज करो ना, इलेक्ट्रॉन को भी वेव बोलोगे क्या? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ना था, पहले हमारे सिलेबस में था, अब ये सिलेबस में नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या कैसे होता है हम वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी जानना है तो आप कमेंट में लिखिए सर प्लीज एक्सप्लेन, हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के नटशेल में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही फाउंड अ बिग यस, इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी पार्टिकल कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। यानी लाइट तो डुअल नेचर का था ही, इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल था यानी मैटर था, वो भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है। और जरा सोचिए, आपने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और आज से आप नहीं सुन रहे हैं, आप बचपन से ये सुन रहे होंगे, जब से आप साइंस के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप जानते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो लाइट से रिलेटेड कोई चीज होगा ना, जिसमें लाइट पड़ेगी और चीजों को हम लोग देख पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे हो गया भाई? तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल के अलावा वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वो लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, क्योंकि वो वेव की तरह बिहेव करता है। और चलिए अब कम से कम झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन वेट, अभी नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट और आए हमारे, उनका नाम था डी ब्रॉय, आप लोग उसको डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, BROGLIE, डी ब्रॉगली। उनका एक्चुअल नाम डी ब्रॉय है, आपको डी ब्रॉगली बोलना है, हम भी डी ब्रॉगली बोल लेते हैं फॉर टाइम बिंग। तो डी ब्रॉगली ने सोचा कि भाई लाइट वेव था, पार्टिकल मान लिए, डन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, वेव मान लिए, हम तो पार्टिकल हैं, हम भी वेव हैं क्या? ये जो गेंद है ये पार्टिकल है क्या? ये भी वेव है क्या? हम यानी आदमी, ये पार्टिकल वेव है क्या? और ये जो हमारा कोई भी जीव जंतु है, जानवर है, बैल है, कुछ भी है, क्या ये भी दोनों नेचर का है? और ही डिड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। तो ये जो वेवलेंथ निकलता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का है? ये किसी भी मटेरियल का है। आप उसका मास यहां डाल दीजिए, उस मटेरियल की वेलोसिटी डाल दीजिए, और आपको उसका वेवलेंथ में निकल जाएगा। यानी हम भी पार्टिकल एज वेल एज वेव हैं। तो यहां जन्म होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी रेडिएशन का तो डुअल नेचर था ही, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। यानी ये जितनी भी चीजें आप लोग यहां देख रहे हैं, ये सब क्या है? डुअल नेचर का। अगर ये दौड़ रहा है, ये हमारे पास रनिंग बुल है, हम स्टैटिक बुल का भी फोटो यहाँ पे कह सकते थे डालने के लिए, लेकिन हमने नहीं डाला, क्योंकि ये मोशन में रहेगा तभी वेलोसिटी होगी, तभी वेवलेंथ आएगा। और ये भी वॉकिंग मैन है तो इसका भी वेवलेंथ होगा, और ये मूविंग बॉल है इसका भी वेवलेंथ होगा। अब वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बट है तो डुअल नेचर का, ठीक है। अब इसका प्रूफ आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 11.4। अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इस जरा क्वेश्चन को देख लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को तो डिविसन जर्मर बोल ही चुके हैं कि वेव है भाई, लेकिन आगे पढ़िए, विद स्पीड ऑफ इतना एंड अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग विथ इतना स्पीड।
अब बॉल ट्रेवल कर रहा है, उसका भी डी ब्रॉय वेवलेंथ बताओ। अब बॉल ट्रेवल कर रहा है, उसका वेवलेंथ कैसे बताएंगे? अगर बॉल वेव होगा तब ना बताएंगे, अगर बॉल वेव है ही नहीं तो उसका वेवलेंथ बताएंगे कैसे? यानी वेव तो है। और उसका आंसर आता है यहां पे, अब देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेबल विथ एक्स रे वेवलेंथ, हाउएवर फॉर द बॉल इट इज अबाउट 10⁻19 टाइम्स द साइज ऑफ द प्रोटॉन, क्वाइट बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के बियॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसको लेते नहीं है, लेकिन होता तो है डुअल नेचर का। ठीक है, ये सब तो ठीक है सर, चलिए समझ गए सर, हम आपकी बात मान लिए कि जो है लाइट जो है सर वो पार्टिकल भी है, वेव भी है सर। इलेक्ट्रॉन जो है सर वो पार्टिकल भी है, वेव भी है सर। हम ये भी मान लिए सर, हम भी जो है पार्टिकल भी है, वेव भी है सर। लेकिन पार्टिकल कब और वेव कब, ये हेड स्क्रैचिंग क्वेश्चन जब आपके पास आता है कि व्हेन पार्टिकल व्हेन वेव, ये कौन डिसाइड करेगा? कब हम लोग दोनों मान लेंगे, लेकिन कब कौन मानेंगे? कब हम लोग को रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, कब हम लोग को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये समझते हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स, आपके रे ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन का भी काम हो जा रहा है, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। और यहां पे दूसरे साइड हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है। लाइट जब भी कहीं से पास करता है, कहीं भी ट्रैवल करता है, जैसे हमारे इस कमरे में ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट को ऑब्स्टेकल से मीट करना पड़ता है। जैसे ये हाथ हमारा ऑब्स्टेकल है, लाइट आ रहा है कहीं से, हमारे हाथ पे लाइट पड़ रहा होगा, तो ये जो लाइट इस पे पड़ रहा है, ये ऑब्स्टेकल का साइज क्या है? ये फ्यू सेंटीमीटर्स में होगा, हमारा पाम साइज जो है। आप लेंसेज की बात करेंगे, लेंसेज क्या होता है? सेंटीमीटर्स में होता है। अगर आप बात करेंगे प्रिज्म का, सेंटीमीटर्स में होता है, मिलीमीटर्स में होता है। सेंटीमीटर्स में तो होता ही, मिलीमीटर्स काफी छोटा हो जाता है। तो वहां पे ऑब्स्टेकल साइज जो है हमारा, ऑब्स्टेकल साइज अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है, और हमारा वेवलेंथ जो है वो उससे काफी कम पड़ रहा है, वेवलेंथ तो फिक्स ही है ना, ये तो हमारा नैनोमीटर्स ही होगा ना लाइट का। और ऑब्स्टेकल जो है हमारा, अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म है या लेंस है या मिरर है, तो ये सब ऑब्स्टेकल साइज सेंटीमीटर्स में है, ये नैनोमीटर्स में, तो काफी छोटा है। तो हमारा कौन सा ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगा? रे ऑप्टिक्स। तब हम लोग क्या मानेंगे? पार्टिकल नेचर मानेंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर पड़ते हैं। और वेव ऑप्टिक्स कब डोमिनेंट होगा? जब आप आई लैसेस के थ्रू लाइट पास कराएंगे, टाइनी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करेंगे, जिसमें दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू जब आप लाइट पास कराएंगे, तब आप क्या मानेंगे? तब आप इसको वेव मानेंगे, क्योंकि ये जो टाइनी होल्स है ये भी नैनोमीटर्स के कॉम्परेबल होता है। लाइट का जो वेवलेंथ है और इसका जो होल्स है वो भी उसके कॉम्परेबल है। नैनोमीटर्स हो जरूरी नहीं है, बट उसके कॉम्परेबल है। तो जब भी ऑब्स्टेकल कॉम्परेबल होगा साइज के लाइट के, ऑब्स्टेकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के कॉम्परेबल होगा, बराबर बराबर होगा, तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने लगेंगे, डोमिनेंस आ जाएगा इसका। और जब ऑब्स्टेकल का साइज बड़ा हो, सिग्निफिकेंट हो, और लाइट तो हम लोग नैनोमीटर्स में है जानते ही हैं, तभी हम लोग पार्टिकल नेचर मानेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे और वेव नेचर कब मानेंगे? जब हम लोग का साइज जो है ऑब्स्टेकल का उसके कॉम्परेबल होगा। इसको एक लास्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटे बच्चे हैं, आप लोग किसी के घर में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो जो हम उम्र लोग हैं, हम उम्र लोगों से मिलते हैं। आपके पापा है, मम्मी है, तो अपने उम्र के लोगों से बात करते हैं, छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पर ज्यादा इंटरेक्शन उनके बड़े लोगों से होता है। और आप भी हम उम्र खोजते हैं जिससे आप बैठ के बात कर सके। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने अपने साइज का सब अपना जान पहचान ढूंढ के अपना सेटिंग कर लेता है, अपना बात करता है। तो जो लाइट हमारा नैनोमीटर्स में है, तो ये अपना एक्चुअल रूप कहाँ दिखाएगा? वो अपने ही साइज वाले के साथ दिखाएगा। तो आपकी मन में कोई बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, तो आप अंकल आंटी को तो नहीं कह देंगे, आपके उनके घर में जो आपके उम्र के दोस्त हैं उनको आप ये बात कहेंगे, या कुछ भी बातें हैं, कुछ भी इंटरेक्शन है, आप ज्यादा इंटरेक्शन शो करेंगे। तो उसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स कब डोमिनेंट होगा? जब उसके हम उम्र ऑब्स्टेकल्स उसको मिलेंगे, यानी उसके साइज के ऑब्स्टेकल्स जब उसको मिलेंगे। और रे ऑप्टिक्स कब? जब इन दोनों में डिफरेंस होगा, तो यहां पे पार्टिकल की तरह सीधा सीधा नेचर शो कर देगा। अब हमको